जिन लोगों को कोवैक्सीन लगा हुआ है या जिन लोगों को पूरा वायरस दिखा हुआ है, उनको अगर ऐसा वायरस मिले जिसमें स्पाइक प्रोटीन ही चेंज है, तो वो बाकी एरियाज से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं वायरस को, उनका इम्यून सिस्टम। लेकिन फिर भी भारत में जो ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ स्पाइक प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन लाइक कोविशील्ड मिली हुई है या कोई और स्पाइक प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन मिली हुई है और उन्होंने कभी भी इन्फेक्शन को नहीं देखा है और उनका इम्यून सिस्टम भी कमजोर है, उनके लिए ये खतरे की घंटी है। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं इंडिया.com। इस बुलेटिन में हम चर्चा करने जा रहे हैं उस घातक वायरस की जिसने दुनिया के तमाम देशों में फिर से डर का वातावरण पैदा कर दिया है, डर का माहौल पैदा कर दिया है। पहले तमाम रूपों में इसका जो तमाम रूप देखने को मिले हैं, चाहे हम अफ्रीका की बात करें या यूरोप की बात करें या फिर एशिया की, तो उन रूपों से कितना अलग है, इसका क्या इम्पैक्ट दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में और क्या इम्पैक्ट भारत के कॉन्टेक्स्ट में होगा, इन्हीं सब विषयों पर हम बात करने के लिए हमने आज आमंत्रित किया है यूएस बेस्ड डॉक्टर धीरज कौल को, जो कि कोविड-19 रिसर्चर हैं, साथ ही साथ नेफ्रोलॉजिस्ट, जीरियाट्रिशियन और पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट भी हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत डॉक्टर धीरज आपका इस प्रोग्राम में। और मैं चाहूँगा कि बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही सरल भाषा में जिस तरह से आप बताते रहे हैं, आपको मैंने देखा है कि कोविड-19 के पहले जो पहली वेव थी, उस दौरान से देखा है। तो इस कमी को आपने पूरा किया है। आप जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स जो कि इस लड़ाई में, संघर्ष में लगातार लगे हुए हैं, उन्होंने इस कमी को पूरा किया है, इस कमी को दूर किया है। और सबसे पहला प्रश्न आज के मैं इस प्रोग्राम में मैं अगर पूछूं आपसे, तो ये है कि ओमिक्रॉन जो है वो अल्फा, बीटा या गामा और डेल्टा 2 इन इन सभी वेरिएंट से किस तरह से अलग है और इसका कितना इम्पैक्ट इन बाकी वेरिएंट से आप अलग देखते हैं? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। पहले तो आप बहुत अच्छा आपने प्लेटफॉर्म रखा है जिस पे आप पब्लिक इंटरेस्ट के टॉपिक को उठा रहे हैं। तो ये जानना ज़रूरी है जो आपने सवाल पहला पूछा। देखिए, जब भी वायरस आता है, क्योंकि हमें सबको समझना ज़रूरी है, अभी तक जितने भी वायरस ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं उसमें 70% एनिमल से आए हैं, जो हमारे वायरसेस नहीं थे। और एंटिसिपेटेड ये है कि जो कोविड-19 सार्स कोव 2 वायरस है, ये भी पहले ह्यूमंस में नहीं था, इसीलिए हमारा इम्यून सिस्टम के लिए ये बिल्कुल नई चीज़ है, जिसको हम नईव बोलते हैं। और जब ऐसा होता है, जिसको जंपिंग ऑफ स्पीशीज बोलते हैं, तो वो वायरस नए सिस्टम्स में आके हैवक कॉज करता है, क्योंकि उस सिस्टम के पास कोई इम्यूनिटी नहीं होती, जो हमने फर्स्ट वेव में देखा और सेकेंड वेव में भी बढ़ चढ़कर देखा ऐसी कंट्रीज में जहाँ पे फर्स्ट वेव के नंबर्स उतने हाई नहीं थे, जी। जो भारत में आपने देखा। तो अब अगर आप इसकी कोविड की ट्रेजेक्टरी पे जाइए, तो नवंबर 2019 में पहले केसेस ऑफिशियली रजिस्टर हुए थे। अब पता लग रहा है कि शायद सितंबर में भी हो सकते हैं और ऑल द वे अप टू अगस्त, क्योंकि चाइना से डाटा ट्रांसपेरेंसी इज एन इशू। लेकिन अगर हम इस पे जाएं तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, डेल्टा प्लस, तो ये सब वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न रहे हैं। लेकिन ओमिक्रॉन ही क्यों इतना स्पेशल हो जाता है? क्योंकि देखिए, जब वायरस मल्टीप्लाई करता है, कुछ एरर्स वायरस में आते हैं, चेंजेस, जी। एबनॉर्मल। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, हम्म। उसके अंदर कुछ मल्टीप्लिकेशन के दौरान जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रेप्लिकेट करते हैं, कुछ एरर्स आते हैं, कुछ मिस्टेक्स होती हैं। जैसे आप किताब की फोटोकॉपी करिए, अगर एक बारी करेंगे वर्सेस 1 लाख बारी करिए, तो कहीं ना कहीं आपने पेज ठीक से फोल्ड नहीं किया, तो वो एबनॉर्मल उसकी कॉपी हो गई। तो जब बिल्कुल। कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, तो वो गलत भी हो सकता है। जब वो गलती वायरस के खिलाफ जाए, तो वो ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाती, वो वायरसेस मर जाते हैं। जी। लेकिन अगर वही गलती वायरस के बेनिफिट में जाए, तो वो कॉपीज सस्टेन करके और मल्टीप्लाई होती हैं। जैसे इंसान का एवोल्यूशन, हम पहले बंदर थे, फिर आगे बढ़े, अपोजेबल थंब। तो कईयों के अंदर अपोजेबल की जगह उल्टा भी थंब हुआ होगा, लेकिन वो स्पीशीज सस्टेन नहीं कर पाती, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जी। वायरस को भी सर्वाइव करने के लिए बॉडीज चाहिए जिनके अंदर इम्यूनिटी ना हो। अब ये वायरस जो है ओमिक्रॉन, जो स्पाइक प्रोटीन हम यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द वैक्सीन के वर्किंग के लिए, उसके अंदर 30 to 32 म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन में देखी गई हैं। आज तक हमने इतनी म्यूटेशंस कभी नहीं देखी। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग सिर्फ स्पाइक प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन प्राप्त करके इम्यूनिटी गेन किए हैं, हमें एक खतरा है
कि कहीं ओमिक्रॉन उस इम्यूनिटी को इतना ना गिरा दे कि वैक्सीन ही कारगर ना काम कर पाए, वैक्सीन एस्केप जिसको हम बोलते हैं। और दूसरा जो अभी प्रिलिमिनरी डाटा में दिख रहा है, क्योंकि केसेस बहुत कम है, अभी कंक्लूजन निकालना ठीक नहीं होगा, लेकिन जो प्रिलिमिनरी डाटा में दिख रहा है वो दिख रहा है कि ये डेल्टा से ज्यादा इंफेक्शियस है। मतलब एक से दूसरे लगने की क्षमता इसमें 20 गुना, 40 गुना, 80 गुना, डिपेंडिंग ऑफ किस रिपोर्ट को आप पढ़ते हैं, 400 गुना तक की बात की जा रही है, ज्यादा संक्रमित है। लेकिन अगर आप इससे इन्फेक्टेड हो गए तो क्या आपके अंदर सिम्टम्स बनेंगे या सिम्टम्स नहीं बनेंगे? एसिम्टोमेटिक कैरियर वर्सेस सिम्टोमेटिक। और सिम्टोमेटिक भी कौन से? जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, जिनको आईसीयू की, या जो मर जाएंगे। वो जो डाटा है उस पर हम बहुत क्लोजली नजर रखें और अगले 2 हफ्ते के अंदर वो क्लियर हो जाएगा। अभी तक हम उसके बारे में नहीं जानते, पर जो हम जानते हैं वो ये कि ओमिक्रॉन के अंदर अभी तक के सबसे ज्यादा चेंजेस स्पाइक प्रोटीन पे देखे गए हैं। वैक्सीन एस्केप का एक रिस्क है। दूसरा, एक से दूसरे लगने की क्षमता हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, कंक्लूसिव डाटा नहीं है कि ये ज्यादा संक्रमित करने की शक्ति रखता है। जी, तो ये 2 पॉइंट्स क्लियर हैं। जी डॉक्टर धीरज, मेरा जो सवाल है या मेरे मन में जो सवाल उठना शुरू हुआ, हालांकि पहले से हमने कुछ और प्रश्न शेड्यूल किए थे आपसे, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जिस तरह से आपने कहा कि इन्फेक्शन का जो रेट है इसका, या इन्फेक्शन का जो तरीका है एक से दूसरे में फैलने का, वो उसको लेकर के क्या कुछ इंडिकेशन आप लोगों के पास हैं? कुछ इंडिकेशन साइंटिस्ट ने कलेक्ट कर लिए हैं? कुछ इस पर ऑथेंटिक कहने के लिए कुछ ऐसा सामने आ चुका है? जी हाँ, अभी जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है ये वायरस डेल्टा से ज्यादा संक्रमित हो। अगर आपको पता हो डेल्टा के इन्फेक्टिविटी रेट, और अगर आप अल्फा से कंपेयर करिए तो डेल्टा वाज वे मोर इन्फेक्शियस देन अल्फा। तभी सेकंड वेव आपने भारत में देखा कितनी तेजी से फैली। द स्पीड ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन इज वे फास्टर फॉर डेल्टा देन अल्फा। और हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, कंक्लूसिव डाटा अभी तक हमारे पास नहीं है, लेकिन कुछ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उसके अकॉर्डिंगली देखने में ये आ रहा है कि ये ज्यादा इंफेक्शियस हो सकता है। लेकिन अभी भी इस पे 100% क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जो क्लैरिटी है वो ये दिखा रहा है कि स्पाइक प्रोटीन के जो चेंजेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। वो इसीलिए देखिए 9 नवंबर को पहला केस आइडेंटिफाई होता है, 24 को वेरिएंट ऑफ कंसर्न बना देता है WHO। इतना तेज आज तक किसी ने इस पे काम नहीं किया। भारत के अंदर आप देखिए गवर्नमेंट कितना अच्छा काम करते हुए एयरपोर्ट्स के ऊपर सर्वेलेंस बढ़ा रही है, जीनोमिक सीक्वेंसिंग कर रही है, उसको और बढ़ाने की जरूरत है। क्यों किया? क्योंकि हम लोग अब एक बारी भुगत चुके हैं कि जब एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न एक कंट्री में स्प्रेड होता है वाइल्ड फायर के जैसा, कितनी मोर्टेलिटी कर सकता है। और ये सारे वेरिएंट्स वहां से निकल के आ रहे हैं जहां वैक्सीनेशन रेट अभी भी काफी कम है। साउथ अफ्रीका में जैसे फॉर एग्जांपल कम था, 20% के करीब। जी जी, 24% के करीब बताया जा रहा है वहाँ पे लगभग। और 24। हालांकि वैक्सीन जिनको लग चुकी है वो कैरियर होंगे नहीं, ऐसा तो वैक्सीनेशन और कैरियर होना दोनों अलग चीजें हैं। मतलब जहाँ पर जैसे इंडिया में अगर हम देखें तो 122 करोड़ के आसपास टीके लग चुके हैं, जिसमें कुछ लोगों को डबल डोज लग चुकी है, यानी दोनों शॉट्स लग चुके हैं। कुछ लोगों को 78 करोड़ के आसपास डेटा है जिनको सिंगल डोज लगी है। इसके बावजूद ये कैरियर तो हो ही सकते हैं। अगर उसकी इम्यूनिटी उस वैक्सीन ने हमारे अंदर इम्यूनिटी तैयार कर भी दी है, तब भी हम कैरियर तो हो ही सकते हैं। तो ये एक इश्यू रहेगा। और इसके अलावा मेरा जो सवाल है डॉक्टर धीरज की, इंडिया के लिए इसका किस तरह से आप इसको संदर्भित करते हैं, यानी कि भारत में इसका इम्पैक्ट किस तरह से दिखाई दे रहा है? हालांकि अभी तक कोई केस नहीं सामने आया। अभी कल ही मैं खबर में पढ़ रहा था जिसमें अफ्रीका के 3 सिटीजन्स यहाँ पर आए हैं हाल के समय में, नवंबर महीने में, और वो तीनों में जो कोविड पॉजिटिव पाए गए, तो डर ये हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ओमिक्रॉन इनमें है, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट उनके अंदर पाया गया। तो अभी तक नहीं डिटेक्ट हुआ है इंडिया में। एशिया में आ चुका है, यूरोप में आ चुका है। इंडिया के लिए कैसे आप देखते हैं इसको? जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि जो हमारा एक्सपीरियंस है वायरोलॉजी का और स्पेसिफिकली कोविड का, उसके अकॉर्डिंगली जब केसेस डिटेक्ट होते हैं उससे कहीं पहले वो आ चुका होता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, भारत के अंदर आ चुका है। और अगर आ चुका है तो सबसे जरूरी इस टाइम ये है कि कहीं पर अगर आपको क्लस्टर्स ऑफ इन्फेक्शन दिखने लग जाए कि काफी तेजी से नंबर कई एरियाज में बढ़ रहा है, वहां पे जीनोमिक सीक्वेंसिंग करके देखा जाए कि ये ओमिक्रॉन है कि नहीं। दूसरा, जो एयरपोर्ट पे इंटरनेशनल ट्रेवलर्स हैं, क्योंकि पहला आरटीपीसीआर नेगेटिव हो सकता है 72 आवर्स तक आफ्टर इन्फेक्शन, तो उनको पहले आरटीपीसीआर करके एज ऑफ नाउ घर भेजा जा रहा है, जो एक मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। क्योंकि पहली वेव में हमने देखा था कई लोग फॉरेन से आए, यूके से आए, एक्ट्रेस लखनऊ गई
और उसके बाद क्या हुआ वो सब जानते हैं। तो जी, जी। उससे बचने के लिए पहले 4 से 5 दिन मुझे लगता है एयरपोर्ट पे ही उनको क्वारंटाइन करना चाहिए। सेकंड आरटी-पीसीआर करें, अगर वो नेगेटिव है तब उनको आप छोड़ सकते हैं। पॉजिटिव आया ओमिक्रॉन के लिए तो उनको फिर क्वारंटाइन करिए। ये बहुत-बहुत छोटा-सा स्टेप है जिससे काफ़ी डेवास्टेशन बच सकती है। मैंने अर्लियर आज भी ज़ी पे और एक और चैनल पे यही बात करी थी। हुँ, हुँ। लेकिन जो आप सवाल पूछ रहे, पहला आपने जो पॉइंट रेज़ किया वो बिल्कुल एक्यूरेट है। वैक्सीन आपको इन्फेक्शन से नहीं बचाती, मास्क बचाता है, हुँ, मास्क बचाता है। हुँ। लेकिन अगर आप इन्फेक्टेड हो गए, तो आपके अंदर वायरस ज़्यादा तेज़ी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, हेंस रेप्लिकेट नहीं होगा, आपके अंदर डिज़ीज़ फॉर्म नहीं होगा। हो सकता है आप एसिम्प्टोमेटिक रहें या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक रहें। आपको हॉस्पिटलाइज़ेशन, आईसीयू और मोर्टेलिटी से काफ़ी हद तक वैक्सीन्स बचाती हैं। दूसरा, अगर वायरस आपके अंदर आ गया, मल्टीप्लाई ज़्यादा नहीं हो पाया, तो आप दूसरे को भी कम दे पाएँगे। तो जी, इन्फेक्टिविटी टू अदर्स भी वैक्सीन रिड्यूस कर देता है। तो ओके। वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा, ये तीसरे जो पॉइंट मैंने बताया, ये लोगों को समझ नहीं आता, हुँ, बहुत हुँ, बड़ा इफ़ेक्ट है। अगर आप हुँ। वैक्सिनेटेड हैं, आप आरटी-पीसीआर पॉज़िटिव हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को इतनी बड़ी मात्रा में इन्फेक्शन दे सकते हैं। नंबर 2, पर फिर भी मास्क डालिए। नंबर 2, आपके अंदर सिम्प्टोमेटिक डिज़ीज़ का चांस भी बहुत कम है। ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, इन्फेक्टिविटी एंड डिज़ीज़, हुँ, एसिम्प्टोमेटिक डिज़ीज़ वर्सेस डिज़ीज़। ये जी। बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, इसको समझना मतलब पब्लिक मतलब बहुत अगर ज़रूरी है। वैक्सीनेशन हुआ है तो इन्फेक्शन का या मेरे द्वारा या किसी के द्वारा संक्रमण फैलाने की संभावनाएँ भी बहुत कम हो जाती हैं। अगर आपको वैक्सिनेटेड हो तो आपको इन्फेक्शन लग सकता है, लेकिन आप दूसरे को देने के चांसेस कम हो जाते हैं कम हो क्योंकि जाते हैं, वायरस आपकी बॉडी में ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं कर सकेगा। नहीं कर सकते। इन्फेक्शन का होना मतलब वायरस आपकी बॉडी में घुसना। उसके जी, लिए तो आपको मास्क डालना है। जी। और तो भारत के वा संपेक्ष में जो आपने मुझसे ओमिक्रॉन का पूछा, हुँ, देखिए वेस्ट के अंदर हमारी तकरीबन सारी इम्यूनिटी 2 फैक्टर्स पे है। एक तो है कि अगर हम वायरस, एंटायर वायरस को देख लिया हमने, हमारी बॉडी में आया, हुँ, हम इन्फेक्शन के थ्रू गुज़रे तो हमारी इम्यूनिटी आ गई। हुँ। नंबर 2, हमने अगर वैक्सीन लगा रखी है। वैक्सीन वेस्ट के अंदर जो है वो तकरीबन सभी स्पाइक प्रोटीन बेस्ड है। तो ओके। अगर स्पाइक प्रोटीन ही चेंज हो गया, तो वो जो इम्यूनिटी हमें मिली थी, वो इतनी कारगर नहीं होगी। भारत में क्या हो रहा है, भारत में नंबर 1, काफ़ी जनता वायरस के थ्रू गुज़र चुकी है। तो उन लोगों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर स्पाइक प्रोटीन चेंज हो गया। नंबर 2, भारत के अंदर एक और वैक्सीन है जो पूरा का पूरा वायरस आपको देती है, डेड वायरस, जिसको कहते हैं कोवैक्सीन। तो जिन लोगों को कोवैक्सीन लगा हुआ है या जिन लोगों को पूरा वायरस दिखा हुआ है, उनको अगर ऐसा वायरस मिले जिसमें स्पाइक प्रोटीन ही चेंज्ड है, तो वो बाकी एरियाज़ से उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं वायरस को, उनका इम्यून सिस्टम। लेकिन फिर भी भारत में जो ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ स्पाइक प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन लाइक कोविशील्ड मिली हुई है या कोई और स्पाइक प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन मिली हुई है और उन्होंने कभी भी इन्फेक्शन को नहीं देखा है और उनका इम्यून सिस्टम भी कमजोर है, उनके लिए ये खतरे की घंटी है। ओके, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और जैसा कि हमने देखा था कि अ, भारत में आपने बताया कि 2 वैक्सीन है और एक स्पाइक प्रोटीन स्पाइक बेस्ड है और दूसरी पूरी प्रोटीन की जो संरचना पूरे है डेड वाले। उसको बदल देती है। तो इसके अलावा दुनिया के तमाम देशों में जिस तरह से वैक्सीन बनी हुई है, उनका उनको मैं कहूँगी उनका इसे रोकने में कितना रोल रहेगा, कितना कॉन्ट्रिब्यूशन रहेगा? देखिए, अगर स्पाइक प्रोटीन टोटली चेंज हो गया तो हुँ, स्पाइक प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन फेल हो जाएंगी। ओके। इसीलिए आप ये देख रहे हैं कि सब के सब कंट्रीज ओवर प्रोटेक्टिव मोड में जा चुकी हैं। हुँ, हुँ। खासतौर पे ऐसी कंट्रीज जो सिर्फ स्पाइक प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन पे निर्धारित है, इंक्लूडिंग अमेरिका, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, तकरीबन सब जगह आप देखिए, फाइजर, बीएनटीएक्स, मॉडर्ना, जेएनजे, एस्ट्राजेनेका। जी। ग्लोब का अगर आप देखिए तो एक मोर देन 85% लोग स्पाइक प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन के ऊपर डिपेंडेंट है। 85 टू 95% डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा डाटा देखते हैं। तो जी। बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो कि वायरस के थ्रू नहीं गुजरी, कोविड के थ्रू, जो हुँ, सिर्फ स्पाइक बेस्ड प्रोटीन इम्यूनिटी पे डिपेंडेंट है। हुँ, हुँ। अगर उस जनता को एक ऐसा वायरस मिल जाए जिसका स्पाइक प्रोटीन टोटली डिफरेंट है, तो हुँ, वो जनता उस नए वायरस से फाइट नहीं कर पाएगी। ये हमारा सबसे बड़ा थ्रेट है, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में वैक्सीन एस्केप बोलते हैं। अभी तक कंक्लूसिव डाटा नहीं है। किसी अलग-अलग रिपोर्ट्स दिखा रही हैं कि वैक्सीन की इफेक्टिवनेस जो पहले 70% थी डेल्टा के खिलाफ और जी। अल्फा के खिलाफ 95% थी, अगर फाइजर की आप बात करें, हुँ, वो अब गिर के 40% हो गई है। लेकिन ये कंक्लूसिव डाटा अभी तक हमारे हाथ में नहीं है। ये कुछ एनेक्डोटल रिपोर्ट्स हैं
उस जी। पे क्लोजली आई रखने की जरूरत है। इसीलिए फाइजर ने कल डिक्लेयर किया है कि विद इन 100 डेज वो नई वैक्सीन बनाएगा जो ओमिक्रॉन को टारगेट कर सके। और जी। साथ में अब मॉडर्ना भी उसके ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि अब जो नई सेकंड जनरेशन वैक्सीन आएगी वो डेल्टा को ध्यान में रखते हुए आएगी, ओमिक्रॉन को रखते हुए आएगी। और ये भी जानना जरूरी है कि वायरसेस जितने ज्यादा फैलेंगे, जितने ज्यादा लोग वायरस को मिलेंगे, उतना ज्यादा वायरस रेप्लिकेट होगा। जितना वायरस रेप्लिकेट होगा उतने एरर्स आएंगे, जितने एरर्स आएंगे उतने ही पॉजिटिव एरर्स आएंगे, जितने पॉजिटिव एरर्स आएंगे उतना वैक्सीन रेजिस्टेंस होने का चांस होता है। इसलिए लोग क्या कर सकते हैं, मास्क डाल सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रख सकते हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हुए गैदरिंग्स में मत जाइए अनलेस जाना है। ऑफिस को खुला रखना जरूरी है क्योंकि फाइनेंस को भी चलाना है, पर बड़े प्रिकॉशनरी। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो मैंने हर बारी पिछले 2 दिन से बोल रहा हूं, कंपनीज के जो ह्यूमन एचआर के डायरेक्टर्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज को बोलिए अगर कोई भी सिम्टम कोविड का है घर से काम करें, ऑफिस आके अदरवाइज इन्फेक्शन फैल सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फैलाने का कारण है मैंने। बहुत अच्छी-अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत सरल भाषा में। चलते-चलते एक बात मैं और आपसे पूछूँगा कि डॉक्टर फॉसी एंथनी फॉसी ने, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति के मुख्य स्वास्थ्य सलाहकार हैं, उन्होंने कहा है कि बूस्टर डोज़, अगर आपने दोनों वैक्सीन ले रखी है और उसके ऊपर आपने बूस्टर डोज़ ले ली है, तो थोड़ा-सा और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है इससे मुकाबला करने की। तो आपका इस पर क्या स्टैंड है, क्या टेक है? देखिए, बूस्टर डोज तो हम बिल्कुल रिकमेंड कर रहे हैं, खास तौर पे जीरियाट्रिक पेशेंट ग्रुप में जो हुँ, 65 से ऊपर के लोग हैं। हम मेडिकल कम्युनिटी के लोगों ने बहुत इसके लिए पुश किया, लकीली गवर्नमेंट ने अप्रूव भी किया। जी, जिनको इम्यूनो डेफिशिएंसी है, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जिनको कैंसर है, कीमोथेरेपी पे है, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर के पेशेंट जो स्टेरॉइड्स लेते हैं, या जी, डायबिटीज के पेशेंट, या जी, बैक हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, तो इन लोगों के लिए हमने बूस्टर शॉट पहले रिकमेंड किया और गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया। अब गवर्नमेंट ने इवन एनीबॉडी अबव एज 18 कैन गेट अ बूस्टर शॉट। हुँ, बूस्टर शॉट से क्या होता है कि 6 हफ्ते आफ्टर, अगर आपको फाइजर की सेकंड डोज लगी है या मॉडर्ना की या जे की, तो एक ही डोज है। हुँ, अगर लगी है तो लास्ट डोज से 6 महीने के बाद एंटीबॉडीज गिरने शुरू होते हैं। अगर आप बूस्टर देंगे तो एंटीबॉडी का टाइटर राइज हो जाता है, उससे ओके, एक एडिशनल हेल्प मिलती है। ओके, लेकिन वो तब हम उसकी तब बात कर रहे हैं जब स्पाइक प्रोटीन चेंज नहीं है। ओमिक्रॉन से पहले भी हम यही बात कर रहे थे। अब जो ओमिक्रॉन आ गया है उसने हमें एक अलग दिशा में सोचने पे मजबूर किया है। जो मैं पिछले साल से एंटिसिपेट कर रहा था वो अब दिख रहा है। और कोई बड़ी बात नहीं है, ओमिक्रॉन के बाद जो नेक्स्ट आएगा उसके अंदर हो सकता है और स्पाइक प्रोटीन के ऐसे चेंजेस आ जाएं कि हमें अब बिल्कुल नई वैक्सीन लगवानी पड़े। बिल्कुल। इस तरह से अगर देखें तो जो पहला वायरस था, वायरस का जो पहला वेरिएंट था अल्फा, और उसके बाद अब हम ओमिक्रॉन के पास खड़े हैं, तो ये 5वां 6वां रूप है इसका। और इस तरह से देखें तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो आ रहा है सामने हमारे, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा ही डैमेजिंग तबाही मचाने वाला ये वायरस बन रहा है। जी हाँ, देखिए, वायरसेस तो म्यूटेट होते हैं, वो उनका नेचर है। हुँ, और कई वायरसेस म्यूटेट होके नेगेटिव इफेक्ट लाते हैं वायरस पे, उसको हेल्प नहीं करते सर्वाइव में, वो डाई ऑफ हो जाते हैं। जी, कई वायरसेस बनते हैं जो कि वायरस को हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन ह्यूमन के लिए ज्यादा ज्यादा इन्फेक्टिविटी इन्फेक्टिविटी नहीं देते, लेकिन उनको मॉनिटर करना जरूरी है, जिसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं हम। लेकिन जब हम ऐसा वायरस आइडेंटिफाई करें, ऐसा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो कि बहुत घातक हो सकता है, जी, हमारी जी। इम्यूनिटी को एस्केप कर सकता है, इन्फेक्टिविटी या मोर्टेलिटी को इफेक्ट कर सकता है, तो हम उसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर करते हैं, जो ओमिक्रॉन को दे दिया गया है। जी। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है डॉक्टर धीरज। हम आपसे इसी तरह से जुड़ते रहेंगे और इंडिया.com के जो हमारे दर्शक हैं, उन तक हमारी कोशिश रहेगी कि हम और भी सरल भाषा में और सहजता से चीज़ें पहुँचाएँ, इन्फॉर्म करें, अवेयर करें, ताकि जो जिस मोड़ पर हम खड़े थे 2020 के शुरुआत में या फिर 2021 की शुरुआत में, हम वापस उस मोड़ पर ना पहुँचे। वो तबाही देश और दुनिया ना देखे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच।